तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो यस, मैं आ गई हूँ आपके साथ यूनिट नंबर 3 का वन शॉट लेके आपके पीपीएस के पेपर के लिए। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आपको पीपीएस की जो है यूनिट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगी एंड ये सारे जो टॉपिक्स है मैं उतने कवर करूंगी एंड जितने ज़्यादा हो सके मैं उतने यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यूनिट 3 जो है हमारा वो है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी पेपर्स हैं अभी तक, जितने भी आपने सब्जेक्ट्स मेरे मुझसे पढ़ के अपनी एग्जाम दी है, तो आई होप आपके वो सारे पेपर्स बहुत अच्छे गए होंगे एंड आई होप पीपीएस जो हमारा लास्ट पेपर है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है एंड साइड बाय साइड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी। तो बस आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड यस, मैंने इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स यूज़ करें तो आपको और ज़्यादा ईजी रहेगा समझने के लिए कि वॉट यू हैव टू एग्जैक्टली राइट इन योर पेपर। ठीक है, तो चलो, जैसे कि आपको वैसे भी पता होगा कि यूनिट 3 में हम दो चीज़ें ही पढ़ते हैं, फंक्शंस और मॉड्यूल्स, एज द नेम सजेस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे मैं ऐसे पीवाईक्यूज आपको बताऊंगी कि वही हर बार जो है ना रिपीट होते हैं। तो आप बस उतना भी करके जाएंगे ना तो आपका यूनिट जो है ना कंप्लीटली कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप बस मेरे वर्ड्स पर फोकस करना एंड जो भी मैं समझा रही हूँ बस एक बार इस वीडियो के बाद ना एक बार सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक प्लीज आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए एंड बस अब अपने लेक्चर पर फोकस करते हैं हम। तो व्हाट इज फंक्शन, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है एंड व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा बड़ा हम कोड लिख रहे हैं, अगर सपोज किसी इंप्लॉय का कोड लिख रहे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करता है, तो उस इंप्लॉय से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हमें लिखने पड़ेंगे या फिर आई कैन से बहुत सारे कोड्स हमें लिखने पड़ेंगे जिसके अंदर उसकी सैलरी आ जाएगी, वो क्या क्या काम करता है वो आ जाएगा एंड देन मतलब वो कब ज्वाइन हुआ, कब मतलब उसका लास्ट डेट है पेमेंट का। तो ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा इंक्लूड हो जाते हैं जो कि हमें कोड लिखना होता है। अब हर एम्प्लॉय के लिए ये सब कोड वापस वापस लिखना तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, राइट। एंड वही चीजें वापस से 10-12 कोड, एक सिंपल अगर हमारा नाम लिखवाना है हमें एम्प्लॉय का, हमने उसकी कैटेगरी लिखवानी है, हमने उसका पूरे सैलरी वगैरह एंड जो भी है उसका टैक्स, वो सब अगर हमें इंक्लूड कराना है तो एक कोड कम से कम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इस जगह जो है ना फंक्शंस का यूज़ होता है एंड फंक्शंस जब हम एक बार बना देते हैं ना तो उनका बार बार रीयूज़ कर पाते हैं एंड वो वापस से कोड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो है फंक्शंस वो यूज़ होता है। और मॉड्यूल्स एक ऐसा मतलब हम कह सकते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं एंड जब हम वो मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आगे हम सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको जो फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, क्यों हमें फंक्शन को यूज करना है। अभी तक नहीं समझा तो पूरे आपको इसमें जो थ्योरी है ना इसमें से सब समझ में आ जाएगा एंड आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ फंक्शंस का यूज करना है। ठीक है, अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंक्शन का डेफिनेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, क्या, ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच परफॉर्म सम टास्क। ठीक है, तो हमें जो फंक्शन है एक कोड है, ठीक है, एक हम ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं, यानी कि हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो कि हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो टू परफॉर्म एनी ऑफ द टास्क वी कैन यूज फंक्शन विच इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप मेरे साथ याद करते रहिए, क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म सम टास्क, देन फंक्शन रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि फंक्शन तभी यूज कर पाएंगे हम अगर हमने फंक्शन का कोड भी लिख दिया, लेकिन वो कोड हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे फंक्शन लिखा जाता है, ये सब हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जस्ट थ्योरी कंसेप्ट चल रहा है जो कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना हमारे पेपर में वो ज्यादातर थ्योरी रिलेटेड होता है एंड टॉपिक रिलेटेड होता है। जैसे कि अभी ये फंक्शंस एंड मॉड्यूल ये नाम है, ठीक है, तो इसमें नाम के हिसाब से हमारे टॉपिक में व्हाट इज फंक्शन, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल बन जाता है जो कि 3 to 4 या फिर 6 मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार ये सब समझ लोगे तो आप लिख सकते हो। तो आई होप आपने फंक्शन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम फंक्शन को रीयूज कर पाते हैं, तो ये कोड रीयूज जो है ना, फंक्शन का रीयूज, ये इसकी एक स्पेशलिटी बन जाती है। ओके, तो ये कैसे होता है, देखो, अ पाइथन फंक्शन कैन बी डिफाइंड वंस एंड यूज्ड मेनी टाइम्स। ठीक है, तो अब कोई भी फंक्शन हो कोई भी लैंग्वेज में, बट टिपिकली यहाँ पर हम पाइथन की बात कर रहे हैं, तो पाइथन में हम जो भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसको हम जितने टाइम चाहे उतने बार रीयूज कर पाएंगे। ओके, सो इट हेल्प इन कोड रीयूज, यू डोंट हैव टू राइट द सेम कोड मोर देन वंस, यानी कि आपने बस एक बार कोड लिख दिया एंड यू हैव रिटन इट इन फंक्शन फॉर्मेट, तो आप उस फंक्शन के कोड का सिर्फ नाम यूज करके वो पूरे कोड को एक अलग कोड में रीयूज कर पाओगे। तो ये होता है कोड रीयूज, जो कि स्पेशलिटी हो जाती है हमारे फंक्शंस की। ठीक है,
In Python we have print function. We can use print function whenever we require. We do not have to write the code for print function. कभी सोचा है कि हम print function लिखते हैं एंड उसके अंदर जो भी हम अपने ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वो सब प्रिंट होके हमें डिस्प्ले में दिख जाता है, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ये प्रिंट से ही क्यों होता है? अगर हम प्रिंट का P भी अगर कैपिटल कर देंगे तो वो हमें एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट जो हमने अपना फंक्शन बोला हुआ है, उसको प्रिंट भी एक टाइप का फंक्शन है, तो उसका ऑलरेडी पाइथन के अंदर कुछ ना कुछ कोड जो है ना वो डिक्लेयर्ड है, जिसके वजह से वो अपना पर्टिकुलर काम करता है, यानी कि डिस्प्ले करवाता है कोई भी चीजों को। ठीक है, तो ये हमने मतलब ये तो हो गया कोड रीयूज जो कि ऑलरेडी पाइथन ने कर रखा है। वैसे ही हम खुद भी अपने फंक्शंस बना सकते हैं, तो वही टाइप्स आ जाते हैं इनबिल्ट फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हम आगे देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट आ जाता है कोड रीयूज के अंदर, तो आपको बस यही लिखना है। जैसे मैंने अभी प्रिंट फंक्शन का एग्जाम्पल दिया ना, वैसे ही आप प्रिंट फंक्शन का एग्जाम्पल दे दो तो आपका वो थ्योरी जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सिर्फ 2 टाइप्स देखेंगे, दैट इज इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिलीव मी, बहुत सिंपल है। इनबिल्ट फंक्शन यानी कि जो फंक्शंस ऑलरेडी पाइथन के अंदर यूज हैं, यानी कि हमें अवेलेबल टू यूज है, लाइक पाइथन ने ऑलरेडी उनका कोड लिख रखा है, ऑलरेडी उसको पब्लिश कर रखा है। लाइक वी यूज प्रिंट फंक्शन, देखो एग्जांपल में मैंने लिखा है इनपुट, मिनिमम, मैक्सिमम, इफ एंड एल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमने अभी तक यूज करे हैं, तो उनका जो है फंक्शन पाइथन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, तो ये हो जाते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस यानी कि ऑलरेडी पाइथन में अवेलेबल टू यूज फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर कौन है? हम। तो हम जो है डिक्लेयर करेंगे, हम क्रिएट करेंगे हमारे ओन फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है स्वैप, एडिशन, प्राइम नंबर, तो हम ऐसे जो है ना अपना कोई भी नाम देके, अभी ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है, हम कोई भी नाम देके अपना फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसको वापस रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स आ जाते हैं जो कि आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आपको लिखना है इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, दोनों के एग्जांपल्स दे देने। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। अभी हमने फंक्शन के टाइप्स देखे, ठीक है, टाइप्स और पार्ट्स में कंफ्यूज मत होना। टाइप्स के अंदर हमारे पास 2 हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब जो 2 पार्ट्स हैं वो हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें होता है फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था कि फंक्शन तभी वर्क करेगा या फिर तभी एग्जीक्यूट होगा जबकि हम उससे कॉल करेंगे। जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक उसका कोड लिखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो फंक्शन कॉलिंग इज द इंपॉर्टेंट स्टेप और फंक्शन डेफिनेशन वो स्टेप है या फिर वो पार्ट है जहां पर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जो फंक्शन है उसका कंप्लीट कोड लिखते हैं। ठीक है, और फंक्शन कॉल एक लास्ट की लाइन होती है जहां पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है फंक्शन डेफिनेशन। तो आपको फंक्शन डेफिनेशन को सिर्फ सिंपली ये लिखना है, इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, जहां पर आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, जहां पर आप अपने मतलब फंक्शन का मेन कोड जो भी है आप वो लिखते हो, वो होता है फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद आपको लिखना होता है सिंटैक्स। तो आप सिंटैक्स देखो कैसे लिख सकते हो। सिंटैक्स में आएगा पहले डेफ। अब फंक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट वन डेफ। डेफ क्या है? जो कीवर्ड हमें फंक्शन को डिफाइन करता है वो होता है डेफ। ठीक है, आई होप आपको अभी तक पता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड DEF 3 जो भी कैरेक्टर्स हैं वो तीनों भी हमारे स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेफ। उसके बाद आता है स्पेस। ये हमारी बात हो रही है फंक्शन हेडर की, यानी कि जो हमारे फंक्शन का फंक्शन डेफिनेशन का जो हमारा फर्स्ट लाइन होगी उसके अंदर हमें क्या लिखना है? तो पहले डेफ लिखना है। उसके बाद फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो। आप जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था स्वैप, एडिशन, प्राइम नंबर, इवन, ऑड नंबर, जो भी जिसका भी आप फंक्शन लिख रहे हो उसके हिसाब से आप अपना कीवर्ड दे दो जो कि आपका फंक्शन नेम हो जाएगा। ठीक है, एंड यस इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी होती है जैसे हम वेरिएबल्स में देखते थे ना, तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं देनी है। अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप अंडरस्कोर दे सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन नेम। और उसके बाद आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो है पैरामीटर्स देने हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखो मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल्स यूज्ड इन ऑपरेशन। ठीक है, अभी सपोज करो आपको 2 नंबर्स का एडिशन कराना है, तो आप जब 2 नंबर्स का एडिशन कराओगे तो आपको कितने वेरिएबल्स का यूज होगा? सोचो, 2 मत कहना, हमें 3 वेरिएबल्स का यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले ए लेना है, सपोज ए है फर्स्ट नंबर, बी है सेकंड नंबर, और सी क्या होगा? सम ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमें सम को भी कहीं स्टोर करा के प्रिंट कराना होता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं वेरिएबल। तो हमें जितने भी वेरिएबल्स हमारे कोड के अंदर, सपोज हम एडिशन के लिए कोड लिख रहे हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, लाइक ए, बी और सम। तो वो ए, बी और सम जो होते हैं वो हमारे पैरामीटर्स के अंदर आ जाएंगे। दैट इज द वेरिएबल्स जो हमें आगे अपने फंक्शन के अंदर यूज करने हैं। उसके बाद कोलन देना इज इंपॉर्टेंट। तो जब हमने ये कोलन
कोलन दे दिया तो हमारा फंक्शन हेडर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फंक्शन हेडर की बात, यानी कि जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन में हमने अपनी फर्स्ट लाइन लिखनी है वो क्या है, डेफ, जो कि हमारा कीवर्ड है फंक्शन का, फंक्शन डिफाइन करने के लिए। फिर है फंक्शन नेम, जो कि है नेम ऑफ फंक्शन, और पैरामीटर्स जो कि हमें ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं, दैट इज वेरिएबल्स यूज्ड इन ऑपरेशन। उसके बाद आपको कोलन देना है, एंड एज वी ऑल नो कि कोलन देने के बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं तो हमें इंडेंटेशन देनी पड़ती है। व्हाट इज इंडेंटेशन आपको पता है, इट इज द स्पेस विच वी गिव, और लाइक 4 टैब्स विच आर यूज्ड। ठीक है, तो वो स्पेस देनी पड़ती है, अदरवाइज एरर आ जाएगा आपके कोड के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन के बाद आपको कोलन देना है, एंड उसके बाद जो भी आपके स्टेटमेंट्स है, मे बी 1 2 और n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको उस इंडेंटेशन के बाहर लिखने हैं। ठीक है, जो कि आपका कोड रिजेंबल करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट योर फंक्शन बॉडी। ठीक है, एट लास्ट आप रिटर्न यूज कर सकते हो, बट इट इज ऑप्शनल। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि जब आप रिटर्न यूज करते हो तो आपको फंक्शन कॉल में क्या डिफरेंस करना पड़ता है, आप जब रिटर्न नहीं भी यूज करोगे तो फंक्शन वैसे ही काम करता है, बट आपको थोड़ा सा फंक्शन कॉल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है। तो आई होप आपको फंक्शन डेफिनेशन का जो सिंटैक्स है वो बहुत इजीली समझा होगा। बहुत टाइम देके एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ये सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका डेफिनेशन लाइक इट इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऐसा लिखना है, देन सिंटैक्स लिखना जो है इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स के बाद आ जाते हैं एग्जांपल्स। तो जैसे कि अगर हम सिंपली डिस्प्ले यानी कि प्रिंट करवाने की बात करें, अब प्रिंट करने के लिए तो कोई वेरिएबल यूज नहीं होता है, राइट, तो हमें उसके अंदर कोई वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो डिस्प्ले के बाद जो मैंने ब्रैकेट के अंदर कोई भी वेरिएबल पास नहीं करा है। तो जब आपको प्रिंट जैसा कोई फंक्शन यूज करना हो तो दैट टाइम यू कैन यूज मतलब एम्प्टी स्पेस इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो चलो डेफ, जिससे कि हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कीवर्ड हमारा। उसके बाद मैंने फंक्शन नेम लिखा है, फंक्शन नेम में मैंने डिस्प्ले लिखा है। ठीक है, तो डिस्प्ले हो जाता है फंक्शन नेम। उसके बाद रिमेंबर आपको स्पेस नहीं देनी है, आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं उसके अंदर। इफ सपोज आपको कोई वेरिएबल्स पर काम करना है फंक्शन में तो आप वेरिएबल्स पास कर दो, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक, एंड देन कोलन देना इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे कि मैंने प्रिंट हेलो, ठीक है, एंड उसके नीचे लिखा है प्रिंट वेलकम, तो यहाँ पर हेलो और वेलकम ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे डिस्प्ले के लिए, मतलब दो वर्ड्स मैंने एज सपोज आपको लिख के दिखाए फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर मैंने रिटर्न यूज नहीं करा है। ठीक है, आप विदाउट रिटर्न भी फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसका कोई मतलब एग्जीक्यूट होकर कोई इसका आंसर हमें मिलेगा क्या, या मुझे ऐसा दिखेगा हेलो वेलकम लिख के? नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ये हम आगे देखेंगे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन देख रहे हैं, तो आपको बस इतना ही एग्जांपल में लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एडिशन के लिए भी देख लीजिए, जैसे मैंने कीवर्ड लिखा डेफ, उसके बाद स्पेस दी, उसके बाद आपने फंक्शन लिखा क्या, एडिशन। ठीक है, मुझे एडिशन करना है तो मैंने एडिशन एज अ फंक्शन नेम लिख दिया। उसके बाद पैरामीटर्स क्या दिए मैंने, ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मैंने सम यूज नहीं किया। अब वहां पर सम यूज क्यों नहीं किया, अगर मैं सम यूज करती तो मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो वैसे भी हम एडिशन कर सकते हैं, लेकिन एज सिंपल यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने रिटर्न यूज करके और विदाउट रिटर्न यूज करके आपको कैसे लिखना है कोड वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न यूज करा है। तो जब आप रिटर्न यूज करोगे ना तो आप अपना हिसाब से, जैसे कि अभी मैंने सी जो लिया है वो अंदर लिया है, अपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, उसको मैंने पैरामीटर्स में दिखाया है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने उधर सिर्फ ए और बी दिखाया है। यहाँ पर मैंने नीचे जो कि इंडेंटेशन देने के बाद हमारी फंक्शन बॉडी आती है, वहां पर मैंने सी डिक्लेयर किया है, जिसको बोला है ए प्लस बी, यानी कि जो भी सम है मैंने अपना सी के अंदर स्टोर किया है। उसके बाद रिटर्न कर दिया है सी, यानी कि मैंने यूज करके रिटर्न कर दिया। इसका मतलब मुझे पैरामीटर्स में उसका यूज करना है क्या, नहीं करना है। जब आप रिटर्न यूज करोगे तो जो भी जिसमें आप स्टोर कर रहे हो ना वो वाली वैल्यू आपको पैरामीटर्स में नहीं लेनी है। ओके, तो यहाँ पर ए और बी का मतलब क्या हुआ, पैरामीटर्स के अंदर ये ए और बी की जो वैल्यू है हम ये इनपुट ले लेंगे फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो ये हो जाते हैं दो एग्जांपल्स। आई होप आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैंने जो पहले बताया आपको कि आप ए बी और सम ऐसे 3 वेरिएबल्स ले लो पैरामीटर्स के अंदर, इसका मतलब मेरा ये था कि आप रिटर्न जो है वो वहां पर यूज नहीं करोगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट करवाओगे। यहाँ पर मैंने रिटर्न करवाया है सी, इसीलिए मैंने विद रिटर्न और विदाउट रिटर्न ये आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, चलो ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन का पार्ट। उसके बाद है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का जो है, यानी कि अब हमने डेफिनेशन तो लिख दिया, अपना कोड तो पूरा लिख दिया जो कि हमें फंक्शन चाहिए, लेकिन जब भी हमें उसकी यूज होगी, ठीक है, कोई भी अगर हम डिफरेंट कोड लिख रहे हैं ना, हमें वापस से उस फंक्शन की यूज होगी तो हम उसका कैसे उसको मतलब वहां पर एक्सेस करेंगे, दैट इज फंक्शन कॉल। तो आप कैसे लिखोगे सिंटैक्स उसका, विदाउट रिटर्न। आप देखो विदाउट रिटर्न फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है जो कि हमने यहाँ पर देखे वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि यूज होते हैं हमारे ऑपरेशन में, है ना, तो ये हम डिफाइन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो जैसे कि ए बी सी जो भी है तो वो पैरामीटर्स कहलाए जाते हैं। अब जब भी हम ये ए बी, अभी सपोज जैसे यहाँ पर एडिशन में ए बी लिया,
तो ये ए बी क्या है, पैरामीटर्स है। तो ये ए बी की जो वैल्यू मैं दूंगी सपोज एज अ फ्रॉम यूजर, यानी कि 1 और 2 अगर सपोज मैंने वैल्यू दी है तो वो वैल्यू मुझे फंक्शन कॉल के अंदर देनी पड़ेगी और आर्ग्यूमेंट्स कहलाई जाएंगी वो वैल्यूज, ठीक है। तो जो मैं इनपुट दे रही हूँ फॉर ऑपरेशन वो हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और जो मैं वेरिएबल्स दे रही हूँ डिक्लेयर करने के लिए वो है हमारे पैरामीटर्स। आई होप आपने डिफरेंस समझ लिया है, ठीक है। तो फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन नेम ये कहाँ पर आ जाते हैं, तो फंक्शन कॉल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया विदाउट रिटर्न में। अगर विदाउट रिटर्न हम लिख रहे हैं तो हमें उसको कहीं स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कोई वेरिएबल में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। बट जैसे आप देख सकते हो नीचे विथ रिटर्न, तो वहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने सेम चीज, दैट इज फंक्शन नेम, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, तो वो जो है मुझे एक वेरिएबल में पहले सेव करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है फंक्शन कॉल जिसमें हम विथ रिटर्न और विदाउट रिटर्न, ये आपको जो है समझना है कि जहां अगर आप रिटर्न यूज नहीं कर रहे हो तो आपको वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है फंक्शन कॉल में, एंड अगर आप रिटर्न यूज कर रहे हो तो आपको वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फंक्शन कॉल। आई होप आपको इजीली समझा होगा। एग्जाम में अगर ऐसा आया कि आपको दोनों भी पार्ट्स ऑफ फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं तो आपको पहले फंक्शन डेफिनेशन का डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन लिखना है, सिंटैक्स लिखना है, एग्जांपल्स लिखना है। सिमिलरली फंक्शन कॉल का क्या लिखना है आप, इट इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन, एंड सिंटैक्स एंड देन विद रिटर्न, विदाउट रिटर्न, विद एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं अभी यहाँ पर एग्जांपल्स दिखा दूं जैसे कि हम एग्जैक्टली फंक्शन को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कोड जो है हमारे पाइथन का वो स्टार्ट होता है फॉर फंक्शन। तो जैसे कि अगर आपको सपोज फैक्टोरियल के ऊपर आ गया क्वेश्चन, तो आपसे कहा है कि राइट अ कोड इन अ फंक्शन टू फाइंड फैक्टोरियल, तो आप कैसे लिखोगे, देखो सपोज पहले आपको लिखना है डेफ, ठीक है। डेफ क्या है, हमारा कीवर्ड है फंक्शन का, तो डेफ लिख लिया। उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना है, तो यहाँ पर हम एज यूजुअल फैक्टोरियल दे देंगे। उसके बाद आपको पैरामीटर्स देने हैं, ठीक है। अब आपको मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पैरामीटर्स की बात कर रही हूं मैं, तो आपको समझ जाना है कि मैं फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स हमें देने हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स वो है जो हमें फंक्शन कॉल में देने हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है फैक्टोरियल में क्या, हमने नंबर एज सपोज हमने दे दिया है क्या, पैरामीटर्स। उसके बाद कोलन एंड देन इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के बाद आपको जैसे कि हमारा कोड होता है सिंपली वही कोड आपने सीखे भी होंगे लास्ट यूनिट्स में भी, जो भी आपने प्रैक्टिस करे हैं, तो आपको वो कोड याद रखने हैं। अब तो वही कोड सिंपली जो फैक्टोरियल का कोड होता है, लेकिन जैसे कि हम उसको पहले इनिशिएट करते हैं फैक्टोरियल को इज फ्रॉम 1, ठीक है। अब ये याद रखना कि यहाँ पर आपको कोई दूसरा वेरिएबल लेना है, वो ये फैक्टोरियल जो हमने फंक्शन नेम दिया है वो आपको यहाँ यूज नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फैक्ट यूज किया है, ठीक है, एज सच ऑफ फैक्टोरियल, लेकिन वो सेम नहीं होने चाहिए दोनों भी, ठीक है। तो मैंने पहले इनिशिएट कर दिया उसको 1 से, जैसे कि एग्जैक्टली हम अपने फैक्टोरियल के कोड में करते हैं, तो फैक्ट इज इक्वल टू 1। उसके बाद जैसे कि हम फॉर लूप यूज करते हैं, तो फॉर आई इन रेंज 2 से num + 1, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने आपको यूनिट 2 के अंदर भी मतलब एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो आप वो कोड्स समझ लीजिए। यहाँ पर मेरा मोटिव है आपको फंक्शंस क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं वो एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये जब फंक्शंस जो भी कोड्स वगैरह हैं ये आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके ध्यान में नहीं है, बिकॉज हमने इन सेम में जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट किया है उसमें हमने ये सारे कोड्स देखे हुए हैं, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज एंड ब्रैकेट में 2 num + 1 कोलन, अब वापस कोलन आया तो अगेन एक इंडेंटेशन बढ़ जाएगा जिसमें हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई करेंगे एंड देन प्रिंट करवा देंगे फैक्ट। अब यहां तक कितना, यह प्रिंट फैक्ट, यहां तक क्या हो गया हमारा, क्या यूज हो गया हमारा, फंक्शन डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो जब रिटर्न यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम इसको एक जो भी हमारा नम है ना, जो हमने यहाँ पर नम लिया था वेरिएबल, तो वो वेरिएबल के अंदर हम पहले ले लेंगे इनपुट। देखो यहाँ पर ये मत समझो, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि जब हम रिटर्न यूज करेंगे तब हमें वेरिएबल लेना है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर मैंने नम क्या लिया है, मैंने अपने ऊपर जो नम है मैंने उसको यूजर से लेने के लिए मैंने उसको पहले डिफाइन किया है वेरिएबल को, दैट इज इंट इनपुट एंटर नंबर। ये जो नीचे है दैट इज फैक्टोरियल एंड उसके ब्रैकेट में नम, तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं रिटर्न यूज करती तो मुझे यहाँ पर कोई और डिफरेंट वेरिएबल यूज करके फंक्शन कॉल में लिखना पड़ता। सपोज मैं क्या यूज कर रही हूँ, फैक्टो, सपोज, तो अगर मैंने रिटर्न यूज किया होता तो मैं फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टोरियल ब्रैकेट नम, ठीक है, जो भी नंबर हमें आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से दिया हुआ है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज सच रिटर्न यूज नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली फैक्टोरियल एंड उसके ब्रैकेट में जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स पास कराने हैं, या फिर अब ये जैसे मैंने यहाँ पर नम के अंदर वो नंबर सेव किया है जो कि
हमें यूजर दे रहा है, ठीक है, तो वो ही मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन का कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो स्वैपिंग ऑफ नंबर्स, तो ये इंपॉर्टेंट कोड है, तो स्वैपिंग ऑफ नंबर्स ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो। आप इसमें जैसे हमें पता है कि स्वैप कैसे करते हैं फंक्शंस को, बस आपको वो कोड रिकैप करना है एंड उसको फंक्शन के हिसाब से लिखना है, जिसमें आपको फंक्शन डेफिनेशन दिखाना है एंड फंक्शन कॉल को दिखाना है, ठीक है। अब जैसे कि हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं विद द वर्ड कीवर्ड डेफ, ठीक है, तो डेफ, उसके बाद मैंने फंक्शन नेम दे दिया स्वैप, एंड यहाँ पर जैसे कि दो नंबर्स के बीच में डील हो रहा है तो हम यहाँ पर ए और बी पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो t है वो मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है, ये t जो है मैंने अंदर ही डिफाइन किया है। t क्या है? टेम्पररी, जिसके अंदर हमें एज सपोज थोड़ी देर के लिए कोई नंबर स्टोर कराना है, तो यहाँ पर जो ये यूज किया है ये सिर्फ अंदर ही अंदर रह जाएगा, इसको हम बाहर प्रिंट नहीं करवा सकते, ठीक है, रिमेंबर। उसके बाद हमें देखो जैसे कि हमारा सिंपली स्वैपिंग ऑफ नंबर्स होता है, पहले हम क्या करेंगे, जो a नंबर हमें यूजर ने दिया है उसको टेम्पररी में स्टोर करा देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था राइट में जो है इक्वल के राइट साइड में जो है वो स्टोर होता है इन लेफ्ट साइड वेरिएबल, ठीक है। तो जो a है वो हमारा t में स्टोर हो रहा है, उसके बाद जो हमारा b है वो a में स्टोर हो रहा है, क्योंकि a तो t में स्टोर हो चुका है ना, तो अब b a की जो स्पेस बाकी है उसमें b स्टोर हो रहा है, एंड जो वापस से t हमने जिसके अंदर a की वैल्यू स्टोर करी थी वो वापस से t की जो वैल्यू हम b में स्टोर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा, यानी कि a और b दोनों भी स्वैप हो जाएंगे, a की वैल्यू b को मिल जाएगी, b की वैल्यू a को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बाद अब मैंने यहाँ पर रिटर्न यूज करा है, ठीक है, तो रिटर्न में मैंने a और b को पास करा है। अब ये a और b क्या है, हमारे जो भी दो हमारे वेरिएबल्स थे जिसमें हमें अपने नंबर्स लेने हैं, ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न। अब यहाँ पर हमने रिटर्न का यूज करा है। उसके बाद देखो जरूरी नहीं है कि आपको इसमें रिटर्न का यूज करना है, आप विदाउट रिटर्न भी लिख सकते हो, या फिर जो भी आपको इजी लगे। अगर आपको विद रिटर्न इजी लग रहा है तो आप वो स्टेप्स फॉलो करिए कोड्स में, एंड विदाउट रिटर्न इजी लग रहा है तो वो स्टेप्स फॉलो करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने a और b जो है दोनों भी नंबर्स ले लिए हैं एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवा दिए बिफोर स्वैप, ठीक है। बिफोर स्वैप क्यों मैंने प्रिंट कराया, टू मेक आउट द डिफरेंस कि ये स्वैपिंग हुई है या नहीं। तो सपोज जो भी नंबर्स हमें अभी इनपुट में मिल जाएंगे तो वो मैंने एज सच a और b में बिफोर स्वैप में प्रिंट करा दिए। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूंगी, अभी तक मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया था, तो हमारे a और b में जो वैल्यू हमें इनपुट मिली है वो ही इधर आएगी विदाउट स्वैपिंग, क्योंकि हमने अभी तक फंक्शन को यूज नहीं किया है, ठीक है। तो बिफोर स्वैप के अंदर हमें वही नंबर्स मिलेंगे जो कि हमें इनपुट होके मिले हैं विदाउट स्वैपिंग। लेकिन अब जो है हम फंक्शन कॉल करेंगे, अब जैसे कि हमने यहाँ पर रिटर्न को यूज किया है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है, तो हम यहाँ पर वापस से वेरिएबल्स को यूज करेंगे विच इज इक्वल टू, जैसे अब यहाँ पर a b इक्वल टू स्वैप एंड ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट्स जो कि हमारे a और b हमने पास करे हैं, तो ये है फंक्शन कॉल। ये एक लाइन क्या है, हमारी फंक्शन कॉल। इसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे आफ्टर स्वैप, तो अब जो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी वो स्वैप्ड मिलेगी, यानी कि फंक्शन जो है हमारा इस वक्त वर्क करेगा जब हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है तब, ठीक है। तो आई विल प्रिफर यू कि आप ये स्वैपिंग ऑफ नंबर्स वाला एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है जहां पर हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज टू, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आप लिखोगे, डेफ लिखोगे लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आपको इजी लगता होगा अगर आपने समझ लिया है तो, ठीक है। तो फंक्शन नेम में लार्जेस्ट नंबर और ए बी में आपके आ जाएंगे पैरामीटर्स, उसके बाद कोलन, उसके बाद इंडेंटेशन। अब इफ वही कोड जो भी आपको मतलब जो टॉपिक दिया है उसके हिसाब से आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पर इफ ए ग्रेटर देन बी, जब भी ए हमारा ग्रेटर देन बी होगा, अब यहाँ पर इफ लगाया हमने तो कोलन देंगे, अगेन इंडेंटेशन ऐड हो जाएगा, तो हमें प्रिंट करना है ए इज लार्जेस्ट, उसके बाद एल्स में कोलन इंडेंटेशन प्रिंट बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं। ए बी हम ले लेंगे इनपुट। अब जो है जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न कहीं भी यूज नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली जो हमारा फंक्शन नेम है, क्या था हमारा फंक्शन नेम, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, तो वो लार्जेस्ट नंबर नीचे लिखेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स पास कर देंगे जो कि हमारे हैं ए बी, ठीक है। तो जो भी नंबर हमें इनपुट में मिला होगा उनके अंदर में से जो भी लार्जेस्ट नंबर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट लाइन थी लार्जेस्ट नंबर और ब्रैकेट में ए बी, ये है हमारा फंक्शन कॉल, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। आप ये भी देख सकते हो मैंने फंक्शन लिखा है एरिया ऑफ सर्कल के लिए और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो आप देख सकते हो मैंने जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस के जो एग्जांपल्स है वो प्रैक्टिस कर पाओ, इसीलिए मैंने इतने लिखे हैं, अदरवाइज समझने के लिए हमें एक दो ही काफी होते हैं। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे, डेफ एरिया, और जो एरिया मैंने फंक्शन नेम दे दिया और पैरामीटर्स में हम रेडियस लिख लेंगे, क्योंकि हमें इनपुट में बस रेडियस ही लेना है ना। तो कोलन देके उसके बाद हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब यहाँ पर ए जो है, ए के अंदर हमने स्टोर कराया है, ठीक है, तो हम एज सच इसको बाहर फंक्शन के यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा देंगे एरिया इज एंड ए को पास करा देंगे। बाकी अब रेडियस इनपुट ले लेंगे हम यूजर से, और जैसे कि यहाँ पर हमने विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट अपना कोड लिखा है, तो हम सिर्फ एरिया यानी कि जो फंक्शन नेम है वो
लिखेंगे और जो पैरामीटर, अब रेडियस यहाँ पर आर्ग्यूमेंट एज हमने लिया है तो वो पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है। एंड सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आ जाते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। तो इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है कि स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखिए। तो स्कोप क्या होता है? स्कोप इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर वेरिएबल इज एक्सेसिबल। तो ऐसा पार्ट उस प्रोग्राम का जहां पर वेरिएबल एक्सेस कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्कोप बोलते हैं, ठीक है। एज सच आपको डेफिनेशन याद ही रखने पड़ेंगे इस टाइम पे, ठीक है। और लाइफ टाइम क्या होता है? ड्यूरेशन फॉर विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द प्रोग्राम। तो जब जितने भी टाइम तक के लिए वो वेरिएबल यूज हो रहा है इस कोई भी प्रोग्राम में, वो होता है लाइफ टाइम। अब होते हैं हमारे पास टाइप्स, जो कि है ग्लोबल और लोकल, ठीक है। दो टाइप्स हो जाते हैं वेरिएबल के, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो मैंने a = 10 ऊपर लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा है डेफ, उसके बाद मैंने ऐड करवाया है a, b और c को। उसके बाद मैंने क्या किया है? एक अंदर ही फंक्शन डिक्लेयर किया है, जैसे कि ये मैं आपको बता रही थी पहले भी, है ना। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी। तो d = a + b + c कर दिया हमने, उसके बाद प्रिंट करा दिया d। अब ये d तो हमने पैरामीटर्स के अंदर नहीं लिखा था, तो ये क्या हो जाता है? हमारा लोकल वेरिएबल, जो कि हमने सिर्फ अंदर ही अंदर फंक्शन को, मतलब उसके अच्छे से कोड लिखने के लिए, स्टोर कराने के लिए हमारे वैल्यूज को हमने उसका यूज किया एंड देन उसको प्रिंट करा के अंदर ही अंदर उसको खत्म कर दिया। सो दैट इज लोकल वेरिएबल। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि फंक्शन के ऊपर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि है a, विच इज उसकी वैल्यू भी मैंने वहीं पे दे दी है 10। तो ये हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि अब वैल्यू कोई भी दे, यूजर कितनी भी वैल्यू दे आगे, तो वो a की वैल्यू जो है वो 10 ही रहेगी वहां पे, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि फंक्शन के बाहर प्रेजेंट होता है या फिर बाहर हम उसको डिक्लेयर करते हैं, और लोकल वेरिएबल वो होता है जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है। देखो आप, जैसे कि यहाँ पर अब मैंने b और c इनकी वैल्यूज दे दी हैं आउट ऑफ द डेफ, ठीक है। तो ये हो गया आउट ऑफ द फंक्शन, तो ये जो है हमारे ग्लोबल वेरिएबल हो जाएंगे। अगेन अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं हुआ है, तो हम डायरेक्टली जो हमारा फंक्शन नेम है जो कि है ऐड, उसके बाद हम हमारे आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना पास कर देंगे, तो ये हो जाता है फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a, b और c ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, बिकॉज दे आर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। एंड d जो है वो है हमारा लोकल वेरिएबल, क्योंकि हमने उसका यूज जो है अंदर ही अंदर कर लिया है फंक्शन के, एंड उसको बाहर डिक्लेयर नहीं किया है, सो दैट इज लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब जो है आपको एक्सपेक्टेड क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का डिफरेंस एक्सपेक्टेड होता है या फिर आपको एक्सप्लेन करना होता है दोनों को। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, इन पाइथन वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल में आप क्या करोगे? द वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। फिर ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द फंक्शन। तो ये स्पेशलिटी हो जाती है ग्लोबल वेरिएबल की, कि हम उसको बाहर भी यूज कर सकते हैं और अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल का। आप और देख सकते हो, सो वी कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। फिर है लोकल वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी इज कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल, ठीक है, जो कि अंदर ही अंदर डिक्लेयर किया है हमने फंक्शन बॉडी के। लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेसिबल इनसाइड द फंक्शन वेयर इट इज डिक्लेयर, ठीक है। तो वहां पर अंदर ही वो डिक्लेयर होगा, तो वहीं पे यूज भी होगा एंड एक्सेस भी। सो इफ यू एक्सेस लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन यू गेट एरर, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। एंड ये जो है वापस से एक मैंने एग्जांपल दे दिया, अदरवाइज आप पहले वाला ही एग्जांपल रेफर कर सकते हो। चलो देख लेते हैं ये वाला भी, जिसमें हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन को डेफ एंड ऐड। अगेन ऐड ही फंक्शन है ए बी। अब यहाँ पर जो सी हमने अंदर ही डिक्लेयर किया है, जिसके अंदर हमने a + b करके वैल्यू को स्टोर किया है, तो दैट इज लोकल वेरिएबल। एंड उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया है सी को। फिर हमने जो है अब फंक्शन कॉल करना है हमें। देखो अब आर्ग्यूमेंट्स का यूज कैसे होता है, अब यहाँ पर हमने कहीं से इनपुट नहीं लिया है ना, तो डायरेक्टली हम जो है वैल्यूज कैसे पास कर पाएंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पर ऐड लिखा और 100 और 20 ये दो वैल्यूज को पास करा, ठीक है। तो ये 100 हमारी स्टोर होगी a के अंदर, कॉमा 20 हमारी स्टोर होगी b के अंदर। तो ये ऐसे हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे c को। अब यहाँ पर मैंने प्रिंट बाहर c को किया है, तो ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि देखो पहले जो हमारा आउटपुट आएगा ऐड 120 का, वो हमारा क्या आउटपुट आएगा, हम इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 100 + 20 करना है, तो हमें क्या मिलेगा? 120 आंसर मिलेगा, राइट। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। प्रिंट सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर। एज सच मुझे वहां पर 200 लिखना था, लेकिन मैंने 100 + 200 करके 300 कर दिया। तो आप जो है यहाँ पर सपोज कर सकते हो आपको आंसर आएगा 120, ठीक है। एंड जब आप सी को प्रिंट करवाएंगे बाद में, तो आपको जो है एरर मिलेगा, क्योंकि वो हमने लोकल वेरिएबल एज लोकल वेरिएबल यूज किया एंड वो अंदर ही अंदर डिक्लेयर किया था, तो उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाता है आपका एग्जाम्पल ऑफ इट, ठीक है। चलो अब आता है ग्लोबल स्टेटमेंट। तो ग्लोबल स्टेटमेंट क्या होता है? तो ग्लोबल स्टेटमेंट देखो, लोकल वेरिएबल कैन मेक एज अ ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल
स्टेटमेंट। अब कोई लोकल वेरिएबल है, ठीक है, हमने उसको बाहर डिफाइन नहीं किया लेकिन हमें अभी अंदर उसका यूज हो रहा है, तो हम उसको ग्लोबल वेरिएबल कैसे बना पाएंगे, ठीक है, तो वो होता है ग्लोबल स्टेटमेंट की यूज से। तो ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज करके हम जो क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वही मैंने एडिशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, डेफ एड, ठीक है, ए बी कोलन। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर अब मुझे क्या जरूरत है, सी की जरूरत है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे मुझे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करवाना है, तो उससे पहले मैं लिख दूंगी ग्लोबल इन ऑल स्मॉल लेटर्स एंड उसके बाद लिख दूंगी स्पेस देके सी, जो भी वेरिएबल को मुझे एज अ लोकल वेरिएबल है वो, लेकिन उसको ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो प्रिंट सी करेंगे। अब हम प्रिंट सी करेंगे तो वो जो है बाहर भी एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो अब ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है, ठीक है। तो अब ये जो है ऐसे इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ए और बी दोनों की वैल्यूज दे दी हैं और अगर हम ऐड करेंगे, अब ये फंक्शन कॉल था ऐड ए बी और प्रिंट सी, तो अब हमें ऐड ए बी में हमें उन दोनों का एडिशन मिल जाएगा और प्रिंट सी करेंगे तो हमें एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने जो है उसको ग्लोबल में कन्वर्ट कर दिया है अब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। तो आर्ग्यूमेंट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और भी है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल। तो ये कैसे होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें क्वेश्चन आने के कंप्लीट चांसेस होते हैं कि आपको टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ जाए, या तो फिर वो आपको स्पेसिफिकली बोलेंगे कि लाइक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही एक्सप्लेन करो, तो आपको वो एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज कोई भी एनी 2 और एनी 3 आ जाएगा, या फिर जितने भी आपको पता है उतने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो वैसा आ जाता है क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर इन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स के पास जो है हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। तो जब हम डिफॉल्ट वैल्यूज आर्ग्यूमेंट्स के अंदर देंगे ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जैसे कि वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज टू आर्ग्यूमेंट्स बाय असाइनिंग डिफॉल्ट वैल्यूज टू पैरामीटर्स इन फंक्शन डेफिनेशन ओनली बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि अब हमें आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम पैरामीटर्स के अंदर ही उनकी एक्चुअल वैल्यू को लिख देंगे बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपको ये एग्जांपल्स में समझ में आ जाएगा। तो उससे हम क्या कर पाएंगे, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर पाएंगे पर्टिकुलर वेरिएबल की, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विल बी यूज्ड इनसाइड द फंक्शन इफ यू डू नॉट पास वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। यानी कि जब आप कोई भी वैल्यूज पास नहीं करोगे तब वो डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज होगा। अदरवाइज वो जो आप अगर आपने सपोज डिफॉल्ट वैल्यूज भी दी हुई हैं एंड आपने अगेन आर्ग्यूमेंट्स में अलग कोई वैल्यूज को वापस से दे दिया है, तो आपका वो वाली वैल्यूज को कंसिडर किया जाएगा एंड वो डिफॉल्ट वैल्यूज को यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इट ओवरराइड्स द डिफॉल्ट वैल्यूज इफ यू प्रोवाइड वैल्यूज टू आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग फंक्शन, ठीक है। तो ओवरराइट हो जाता है। तो एग्जांपल आप देख सकते हो जहां पर अगेन मैंने ऐड का ही लिया है, तो यहाँ पर डेफ ऐड, यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो ए बी और सी हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज को मैंने पैरामीटर्स के अंदर ही जो है डिक्लेयर कर दिया है ना। आप देख सकते हो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है हमारा, इक्वल साइन से हमने उनकी वैल्यूज को असाइन कर दिया, तो ये हो जाता है डिफॉल्ट वेरिएबल। आई होप आपको समझा होगा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो डेफ ऐड ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 10 व्हाटएवर। तो जो अगर हमने उनकी वैल्यूज जो है हमने पैरामीटर्स के अंदर ही दे दी है, तो वी विल से देम एज डिफॉल्ट वैल्यूज। एंड देन मैंने सम करवाया, ए प्लस बी प्लस सी का प्रिंट करवा दिया। अब देखो मैंने फंक्शन कॉल में 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, पहले मैंने ऐड किया एंड उसके बाद ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं लिखा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 + 0 + 10, यानी कि जो वैल्यूज एज मतलब पहले से हमने डिफॉल्ट दे हुई हैं तो वो ही यूज होंगी यहाँ पर ऐड करने के लिए। तो 0 + 0 + 10 हमें आउटपुट में 10 मिलेगा, ओके। उसके बाद हमने ऐड दूसरा वाले फंक्शन कॉल, आप देखो हमने अंदर 2 वैल्यूज दी है, यानी कि 1 और 2। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज दी हैं और हमारे पास वेरिएबल तो 3 है, तो ये 1 और 2 स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएबल्स हैं उनमें जाके स्टोर हो जाएगी। यानी कि ए की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू जो एज इट इज है वो यानी कि 10। तो 1 + 2 + 10 करके हमें आंसर मिलेगा 13। तो आउटपुट में आप 13 देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट 100, यानी कि सिर्फ 100 अगर हमने पास किया है तो ये 100 वैल्यू सिर्फ फर्स्ट वाले हमारे वेरिएबल में जाके स्टोर होगी, दैट इज ए विच इज इक्वल टू 100। तो बी और सी की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट ली जाएगी, तो हमें मिलेगा 100 + 0 + 10 जो कि हमें 110 मिलेगा। तो ऐसे होता है। आई थिंक आपका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, ठीक है। तो ऐसे हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं एंड अगर हमने फंक्शन कॉल में सपोज कोई वैल्यूज को दिया है अगेन, तो वो ओवरराइड कर देती है उस डिफॉल्ट वैल्यूज को, अदरवाइज वही डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होती हैं फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है, देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आर दोज आर्ग्यूमेंट्स हुज वैल्यू गेट असाइन्ड टू पैरामीटर्स बाय देयर पोजीशन व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मुझे वैल्यू सी में करवानी है स्टोर, तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले ए बी की वैल्यू वापस से देनी पड़ती, अदरवाइज वो सी की हम कोई भी अगर वैल्यू डाल रहे हैं तो पहले वो उसका प्रेफरेंस क्या है, स्टार्टिंग के वेरिएबल में जाना। तो ऐसे हमारे जो है फंक्शन में हम एग्जैक्ट किसी वेरिएबल को
वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो है हम कर पाएंगे एंड एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम असाइन कर पाएंगे पैरामीटर्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी असाइन टू फर्स्ट पैरामीटर ऑफ फंक्शन, सिमिलरली फॉर सेकंड आर्ग्यूमेंट टू सेकंड पैरामीटर ऑफ द फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एंड बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल मस्ट मैच विद द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि अब यहाँ पर जो है हमें डिफॉल्ट वैल्यूज तो नहीं देंगे ना, डिफॉल्ट भी वो वाला हो गया, अब हमें जो है वैल्यूज को असाइन करना है, तो हमें तीनों भी जो है उनकी वैल्यूज देनी पड़ेगी। अगर एक भी कम है या एक भी ज्यादा है तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। अगर 3 पैरामीटर्स है तो हमें 3 ही आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्टूडेंट का एक एग्जांपल लिया है फंक्शन में, जिसमें आप देख सकते हो डेफ कीवर्ड स्टूडेंट फंक्शन नेम है, उसके बाद नेम रोल नंबर परसेंटेज, ये 3 मैंने लिए हैं पैरामीटर्स, उसके बाद कोलन दिया, उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया तीनों को, नेम रोल नंबर और परसेंटेज को। अब जो है मैं फंक्शन कॉल लिख रही हूँ, ये तीनों जो भी हैं ये फंक्शन कॉल है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हो मैंने स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट के बाद मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट्स में ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पर मैंने ए सपोज आपको एक नाम लिख दिया, उसके बाद कॉमा दिया, उसके बाद रोल नंबर लिख दिया 1, कॉमा दिया, परसेंटेज लिख दी 90। तो ये जाके एज सच एज पर जो हमारा है लाइक पहले नेम है तो नेम को जाके वो ए स्टोर हो जाएगा, 1 जाके रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, 90 जाके परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम सिर्फ अगर फर्स्ट वेरिएबल जो है तो वो फर्स्ट में ही जाके स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड देखोगे, सेकंड में क्या लिखा है, मैंने पहले 2 लिखा है तो यहाँ पर रॉन्ग आउटपुट मिलेगा हमने, क्योंकि मैंने देखो कमेंट में भी लिखा हुआ है वहां पर गिव रॉन्ग आउटपुट, व्हाई, बिकॉज अब ये जो 2 है ये जाके नेम में स्टोर हो जाएगा, तो नेम थोड़ी 2 है, हमने रोल नंबर 2 बोला था, यहाँ पर बी जाके रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा जो कि नेम था, तो यहाँ पर हमें रॉन्ग आउटपुट मिलेगा, बिकॉज जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो जाके फर्स्ट वेरिएबल में ही स्टोर होता है, यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो थर्ड वाले में जहां पर मैंने सिर्फ 2 ही पास किए, रोल नंबर और परसेंटेज, तो यहाँ पर जो है हमें एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों एरर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे लेकिन हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को ही पास किया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पोजिशन के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें वैल्यूज देनी पड़ती है, अदरवाइज हमारी वैल्यूज चेंज रॉन्ग हो सकती हैं। अब यहाँ पर है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पर अपने पैरामीटर्स के साथ जो है ना आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू असाइन करेंगे, एंड जिसकी वजह से कि रॉन्ग आउटपुट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या आ जाती है थ्योरी। इन कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट वैल्यूज टू द आर्ग्यूमेंट्स आर असाइंड बाय यूजिंग देयर पैरामीटर नेम, तो पैरामीटर नेम यूज करके हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल आर असाइंड बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर टू पैरामीटर, अगेन इक्वल टू साइन यूज करके हम वैल्यूज असाइन करेंगे। As we are assigning value based on their parameter name, we can change the sequence of arguments in the function call, ठीक है। फिर अगर हम मतलब जैसे भी हमको अब सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, एज वी आर डायरेक्टली यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम डायरेक्टली उस पैरामीटर को वैल्यू जो है असाइन करेंगे, तो हमें चेंज होने की हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैरामीटर्स नेम इन फंक्शन कॉल शुड मैच विद द नेम इन द पैरामीटर इन फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि जब भी आप उसको असाइन कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने वो ही सेम नेम जो है आपने पैरामीटर्स के अंदर डिक्लेयर करा हुआ है, अदरवाइज इट विल शो एरर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो वही एग्जांपल लिया है मैंने डेफ स्टूडेंट का, जिसमें मैंने नेम रोल नंबर परसेंटेज ये पैरामीटर्स दिए हैं कोलन देके एंड देन प्रिंट करवा दिया। अब देखो हमने फंक्शन कॉल में स्टूडेंट है उसका नेम, अब देखो कीवर्ड आर्गुमेंट में हमें क्या करना है, जो हमारा नेम है नेम इक्वल टू जो कि हमारा मतलब पैरामीटर्स में था ना, तो नेम इक्वल टू अब हम उसको उसकी वैल्यू असाइन करेंगे, फिर कॉमा रोल नंबर इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन करेंगे, कॉमा परसेंटेज इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। तो ऐसे हम जो है पैरामीटर का नेम यूज करके जो हमारा इक्वल टू साइन देके वैल्यू असाइन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सीक्वेंस चेंज होने का कोई भी मतलब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम डायरेक्टली कीवर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर देखिए जैसे सेकंड में मैंने अब यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर दी, तो यहाँ पर इट इज पॉसिबल एंड वो जाके उसी हिसाब से हमें प्रिंट करेगा, पहले नेम प्रिंट करेगा फिर रोल नंबर फिर परसेंटेज, जैसे कि हमने प्रिंट फंक्शन में लिखा है, तो हम वो उसी हिसाब से करेगा, आप कितनी भी जो है सीक्वेंस चेंज कर दो, ठीक है। तो सेकंड वाला भी ठीक है। फिर स्टूडेंट में आप देख सकते हो नेम सी, अब यहाँ पर मैंने रोल नंबर जो है अलग फॉर्मेट में लिखा है, तो यहाँ पर हमें एरर शो करेगा एंड कंप्लीटली इट विल शो एरर, क्योंकि ये जो है हमारा हमने डिक्लेयर नहीं किया पैरामीटर्स के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट या फिर आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट, तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट है। इसमें क्या होता है, इट अलाउ अस टू पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन डेफिनेशन, यानी जितने चाहो उतने आर्ग्यूमेंट आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी कोई वैल्यू मतलब लिमिट नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पर था कि आप एक ही वैल्यू असाइन कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर आप जितनी चाहो उतनी असाइन कर पाते हो। लेकिन कैसे, तो पहले हियर वी हैव टू यूज एस्टरिस्क साइन, ठीक है, बिफोर पैरामीटर नेम इन फंक्शन डेफिनेशन टू डिनोट वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है ये डिक्लेयर करना
करना पड़ेगा, तो आपको एस्टेरिस्क साइन का जो है यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर एग्जांपल में डिस्प्ले, उसके बाद जो भी वेरिएबल पास किया है ना उससे पहले हमें एस्टेरिस्क साइन यानी जो भी हमारा स्टार का साइन होता है वो आपको दे देना है, एंड देन प्रिंट करवाओगे तो आप उसको कॉल करके कितने भी वैल्यूज है उसके अंदर पास करा सकते हो। ये एस्टेरिस्क डिनोट करता है कि ये एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। व्हेन वी पास आर्ग्यूमेंट्स टू वेरिएबल लेंथ पैरामीटर इट रिसीव्स आर्ग्यूमेंट इन टपल फॉर्म, ठीक है। टपल लिस्ट या हमने पढ़ा हुआ है, तो ये टपल फॉर्म के अंदर जो है स्टोर होते हैं। तो ये सब थे आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं लैम्डा फंक्शन। तो ये लैम्डा फंक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आप पहला ये जो है कोड ही मैंने रख दिया जो कि PYQ था। पहले हम इसका सिंटैक्स एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ फंक्शन विदाउट नेम एंड विदाउट डेफ कीवर्ड इज कॉल्ड एज लैम्डा फंक्शन, यानी कि जिसका ना ही हमने डेफ कीवर्ड उसके अंदर यूज किया है ना ही हमने उसको नेम दिया है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन। फंक्शन विदाउट नेम एंड विदाउट डेफ कीवर्ड इज कॉल्ड एज लैम्डा फंक्शन, एंड देन लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड बाय यूजिंग लैम्डा कीवर्ड, यानी कि अब यहाँ पर हम डेफ जो यूज करते थे उसकी जगह लैम्डा एज अ कीवर्ड यूज करेंगे। लैम्डा फंक्शन इज अ फंक्शन विद अ सिंगल लाइन विच कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स बट हैव ओनली वन एक्सप्रेशन, यानी कि बस एक ही लाइन में जो है हमें डिफाइन करना है पूरा लैम्डा फंक्शन, ठीक है। तो उसी के अंदर हमारा लैम्डा लिखेंगे हम। उसके बाद एज सच आपको मैं सिंटैक्स बता ही दूंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना फोकस करिए कि इट इज द फंक्शन विथ सिंगल लाइन विच कैन हैव एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी जितने पैरामीटर्स आप चाहो उतने डाल सकते हो बट एक ही एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है लैम्डा फंक्शन रिटर्न्स रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हम उसके अंदर लिखेंगे एज सच कोई भी कैलकुलेशन हमें करानी है, सम कराना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, तो वो सब एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें लैम्डा फंक्शन देता है। देखो अब सिंटैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन होता है ये सिंगल लाइन फंक्शन, तो यहाँ पर पहले आपको लैम्डा लिखना है जो कि आपका जैसे हम डेफ लिखते थे फंक्शन में, तो वैसे यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है लैम्डा, ठीक है, टू डिफाइन दैट फंक्शन। उसके बाद आ जाते हैं आपके पैरामीटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें फंक्शन नेम भी यूज नहीं होगा, कोई फंक्शन नेम नहीं होगा, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं आपके पैरामीटर्स, यानी डायरेक्टली आपको वेरिएबल्स पास करने हैं जो कि आपको एक्सप्रेशन में चाहिए, एंड कोलन इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आपको एक्सप्रेशन लिख देना है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी, आप सपोज आप एडिशन करा रहे हो तो वो एडिशन एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एडिशन के लिए लिखा है लैम्डा, ठीक है। उसके बाद ए और बी जो कि हमारे पैरामीटर्स हैं, कॉमा से सेपरेट करके, उसके बाद कोलन ए प्लस बी, है ना। बहुत सिंपल कोड हो जाता है किसका, लैम्डा फंक्शन का। टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये तो चलो n नेचुरल नंबर्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो एज अ बोनस मैंने आपको ये दिया हुआ है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, हमें पता हुआ है बट हमने बहुत पहले यूज किया था तो हम एज यूजुअल भूल जाते हैं। तो बस उसको कैसे होगा, जैसे लैम्डा हमने n पास किया एज अ सिंगल वेरिएबल, कोलन देखिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लिया, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाता है लैम्डा फंक्शन। अब यहाँ का जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने PYQ रखा था, तो ये PYQ आया हुआ है कि राइट अ लैम्डा फंक्शन टू कैलकुलेट क्यूब ऑफ अ नंबर, हमें किसी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना है, तो कितना सिंपल है, देखो पहले आप लैम्डा लिखो, ठीक है, लैम्डा लिखा मैंने, उसके बाद x जो है मैंने उसका वेरिएबल ले लिया एज अ पैरामीटर, उसके बाद कोलन दिया, x एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, हमने पढ़ा हुआ है ये, है ना। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, रेस टू पावर करने के लिए यूज होता है, जैसे हमने ऑपरेटर्स में सीखा हुआ है, ठीक है। तो x एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क 3 यानी इसका मतलब होता है x रेस टू 3, ठीक है, तो ये हो जाता है एक्सपोनेंट। तो ऐसे हम क्यूब फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर x को जो है हम इनपुट ले लेंगे नीचे एज अ फ्रॉम यूजर, तो x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, उसके बाद हम जो है इसको क्यूब एक वेरिएबल और लेंगे जिसके अंदर हम इसको स्टोर कराएंगे। तो जब आपको इसको स्टोर कराना होगा, देखो इसको कॉल करने का तरीका अलग है, सिंपल है लेकिन बहुत अलग है। जैसे कि आपको यहाँ पर वेरिएबल, आप सपोज मैंने क्यूब ले लिया, उसके अंदर वापस से वो जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी थी ना, लैम्डा x कोलन x एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क 3, तो ये आपको वापस से उधर कॉपी करनी है, लेकिन पैरामीटर जो मतलब पैरेंथेसिस है ना वो देके, उसके बाद उस थोड़ी सी मतलब स्पेस नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन आगे पैरेंथेसिस में आपको वो वेरिएबल को वापस से डिक्लेयर करना है जो कि ये x, यानी कि उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट करवा देना है क्यूब, तो आपका आउटपुट में मिलेगा, पहले तो आएगा एंटर नंबर, सपोज आपने 2 आपने एंटर किया तो आपको एज अ क्यूब वो क्या मिल जाएगा, 8, ठीक है। तो ये होता है लैम्डा फंक्शन, एंड ये एज अ PYQ आया हुआ था तो मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। बाकी 2 वेज टू कॉल फंक्शन होते हैं इसके, इन्वोकिंग कॉलिंग फंक्शन और असाइनिंग लैम्डा फंक्शन टू वेरिएबल। तो ये एक तो वैल्यू असाइन करके होता है या फिर डायरेक्टली फंक्शन कॉल करके होता है। तो ये आप देख लीजिए, सिर्फ इन्वोकिंग यानी कि फंक्शन को कॉल किया है एंड सेकंड में वेरिएबल पास किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद ये एक और मैंने एग्जांपल रखा है जिसमें हमने डबल द नंबर किया है, यानी कि कोई नंबर को डबल अगर करना है तो उसके लिए लैम्डा फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए एंड इसको देखिए, बहुत सिंपल है, आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये भी फंक्शन मैंने आपके देखने के लिए रखे हुए हैं फॉर फैक्टोरियल एंड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये
अगर आपके पास कोड्स नहीं है तो आप ये रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ नोट, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैंने आपको मतलब बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतने फंक्शंस के एग्जांपल्स करा दिए हैं, ठीक है। तो आप प्राइम नंबर का, इवन ऑड नंबर का, ये सब देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए रखे हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, जो कि है हमारा मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स क्या है, एक फाइल है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो है ना एक साथ एम्बेडेड या कलेक्टेड होते हैं, एंड हम उस मॉड्यूल को यूज करके वो सारे फंक्शंस को, जो भी फंक्शन हमें चाहिए उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल विच कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन। तो ये एज सच एक वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन। आप इसको याद कर लो, जिसमें क्या है आपको बताना है कि इट इज अ पाइथन फाइल विच कंसिस्ट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन होता है, क्लास डेफिनेशन होता है, वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, एंड कांस्टेंट। तो ये चार चीजें आप याद कर लो, तो मॉड्यूल का डेफिनेशन आपका हो जाएगा फंक्शन डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड कांस्टेंट डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, जैसे कि हमने काय में देखे फंक्शन में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो हमने पता था इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। सिमिलरली मॉड्यूल्स में भी है इनबिल्ट मॉड्यूल और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो वही मतलब होता है इनबिल्ट मॉड्यूल, यानी कि जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पाइथन के अंदर, तो हम उनको कभी भी यूज कर पाएंगे, कभी भी एक्सेस कर पाएंगे, उनका कोड जो है पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैथ मॉड्यूल हो जाए, मैथ मॉड्यूल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड ऑल, तो वो मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एंड हम उनको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे अगर हमने वो मॉड्यूल को यूज किया है। तो ये हो जाता है इनबिल्ट मॉड्यूल। उसके बाद कैलेंडर भी है एक, उसके बाद बिल्ट इन हैं, सिस्टम्स, ओएस, ये सब हो जाते हैं इनबिल्ट मॉड्यूल्स। तो सबकी अलग अलग प्रोसीजर है एंड सबके अंदर अलग अलग जो है कोड्स प्रेजेंट है। फिर वी कैन यूज इनबिल्ट मॉड्यूल्स यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी कि अगर हमें कोई भी मॉड्यूल को यूज करना है तो पहले हमें इंपोर्ट ये कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, यानी कि उस मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि सिंटैक्स में मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट एंड मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो सपोज जैसे कि यहाँ पर मैथ मॉड्यूल मुझे इंपोर्ट कराना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट मत देना, मैंने वो गलती से दे दिया है, वो आगे आपको डॉट देना होगा, ठीक है, जब आप फंक्शन नेम को यूज करोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है इंपोर्ट CS, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट OS, इंपोर्ट कैलेंडर। तो जो भी आपको मॉड्यूल यूज करना है उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। फिर टू कॉल एनी फंक्शन फ्रॉम द इंपोर्टेड मॉड्यूल, अब हमने मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया, अब उसके अंदर के फंक्शंस को कैसे हम कॉल करेंगे, देखो, वी विल यूज फॉलोइंग सिंटैक्स, क्या, मॉड्यूल नेम, यानी कि सपोज जैसे मैथ है, मैथ, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल आप देख सकते हो, डॉट फंक्शन नेम। अब आपको याद रहना चाहिए कि उस मॉड्यूल में फंक्शन आपको जो यूज करना है उसका नाम क्या था, तो स्क्वायर रूट SQRT, ये जो है फंक्शन स्टोर होता है। अगर आप अलग कोई स्पेलिंग लिखोगे तो वो एरर दिखाएगा। तो SQRT ये हो जाता है फंक्शन नेम, जो कि हमारे मैथ मॉड्यूल में प्रेजेंट है। उसके बाद ब्रैकेट में आपको वो नंबर पास करना है जिसको आपका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसे यूज करना होता है, ठीक है। आपको समझ गया होगा कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है, उसके बाद मॉड्यूल के जो भी फंक्शन है वो सब कैसे कॉल करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब ऑफ नंबर यूजिंग इनबिल्ट मॉड्यूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। रिमेंबर बीच में डॉट नहीं देना है इंपोर्ट के बाद, वो मैंने गलती से दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अब स्क्वायर रूट, क्यूब और स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले तो आपको स्टोर करवानी पड़ेगी वो सारी वैल्यूज, S, A और B, जैसे कि मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं बाद में, तो आपको वो वैल्यूज जो है स्टोर करानी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको पहले लिखना है मॉड्यूल नेम। तो मॉड्यूल नेम क्या है, हमारा मैथ है, मैथ डॉट, अब यहाँ पर डॉट आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है स्क्वायर रूट, जो कि आपका फंक्शन नेम है, एंड उसके बाद उसकी वैल्यू पास कर देनी है। उसके बाद मैथ डॉट POV क्या है, POW क्या है, आपका पावर के लिए, तो आपको पावर का यूज करना है, एंड जो पावर का है वो आप कैसे यूज करोगे, पहले 2, उसके बाद 3, यानी कि 2 raised to 3, ये ऐसे रिजेंबल होगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 2 raised to 3 हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है आपको पावर में 2, यानी कि 2 raised to 2, तो इससे आपको स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है इनपुट मॉड्यूल का, जैसे कि हमने इनबिल्ट मॉड्यूल में देख लिया, आप यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, आउटपुट में आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, आप जस्ट एक बार पढ़ भी लोगे तो आ जाएगा। यूजर डिफाइन मॉड्यूल है, लाइक मॉड्यूल्स विच आर क्रिएटेड बाय यूजर आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइन मॉड्यूल, ठीक है। जो कि हम अब अगर हम यूजर हैं, हम खुद वो मॉड्यूल को जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हो जाती है यूजर डिफाइन मॉड्यूल। लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपको वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ये स्टेप्स आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू डिफाइन यूजर डिफाइन मॉड्यूल। तो आपको ये 3 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो आपको एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रिएट अ फाइल इन .py एक्सटेंशन, क्योंकि हम पाइथन में रन कर रहे हैं, एंड राइट फंक्शन डेफिनेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन इनसाइड द फाइल, यानी कि जो भी आपका फंक्शन डेफिनेशन है और जो भी आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन कोड वगैरह है वो आपको उसके अंदर डिक्लेयर कर देना है। स्टेप 2 में क्या आएगा, क्रिएट अनदर पाइथन फाइल। अब स्टेप 2 आपको याद रखना है, क्रिएट अनदर पाइथन फाइल विद .py एक्सटेंशन एंड इंपोर्ट द मॉड्यूल फ्रॉम अबव स्टेप 1 यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेप 1 में हमने बनाया
बनाया वो क्या बनाया, हमने एक मॉड्यूल बनाया। अब उस मॉड्यूल को हमें दूसरी फाइल के अंदर, अब दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, उसमें उसको इंपोर्ट करना है, ठीक है, उसका लेकिन हमें फंक्शन नेम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उसको इंपोर्ट करना है एंड जैसे कि हमने इंपोर्ट करके हम उसके फंक्शंस को एक्सेस कर रहे थे अभी तक, तो वैसे ही एक्सेस करना है जैसे कि स्टेप 1 में, ठीक है। हमने जो भी फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो हम वापस यहाँ पर यूज कर पाएंगे क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिया है ना वो एज सच अ मॉड्यूल। एंड स्टेप 3 क्या होता है कि हमें स्टेप 2 में जो हमने फाइल बनाई है या जो भी फंक्शन उसके अंदर लिखे हैं वो हमें रन करना होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 में जो हमने बनाया वो सिर्फ एज अ मॉड्यूल काम करेगा। जैसे कि अब यहाँ पर आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग मॉड्यूल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिंपल कैलकुलेटर बनाने बोल सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले तो स्टेप 1 है, आपने calc.py ये एक फाइल को क्रिएट करा, उसके अंदर आपने 3-4 जो है फंक्शन लिख दिए अपने, जो कि आपको फंक्शन अपने मॉड्यूल के अंदर चाहिए। तो मुझे अपनी कैल्सी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये 3 चीजें चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेफ ऐड, उसके बाद पैरामीटर्स पास कर दिए, उसके बाद मैंने अगेन सी लिया जो कि एक लोकल वेरिएबल हो जाता है और उसके अंदर a प्लस बी करके उसकी वैल्यू स्टोर करा दिया एंड रिटर्न सी कर दिया। सिमिलरली मैंने यही सेम चीजें सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए की। तो ये मेरा एक एज सच मॉड्यूल बन गया, दैट इज calc.py। अब ये मैंने स्टेप 2 में एक और फाइल क्रिएट करी जिसका नाम दिया मैंने calculation.py, ठीक है, जस्ट टू मेक डिफरेंस। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी वाली फाइल में इंपोर्ट करनी पड़ेगी कैल्सी। अब ये कैल्सी क्या है, ये वो नेम है जो कि हमने अपनी फर्स्ट स्टेप में अपनी फाइल को दिया था, ठीक है। इंपोर्ट कैल्सी, अब ए और बी की जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे जो हमें चाहिए एंड देन आंसर से जैसे अब हमने पहले ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने लिया था, कैल्सी पहले हमें मॉड्यूल नेम लिखना है डॉट, फिर फंक्शन नेम लिखना है एंड देन हमें पैरामीटर्स पास करना है, ठीक है, फिर प्रिंट करके हम उसको एज सच अ मॉड्यूल यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मॉड्यूल का यूज। एंड हम हमारे कैसे कैसे मॉड्यूल से देखो, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट हम एक्सेस कर पाएंगे कैसे, जैसे कि हमने अभी तक किया, ठीक है, इंपोर्ट, मैथ वगैरह वही सब चीजें देखो आप देख सकते हो। उसके बाद होता है यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट। अब फ्रॉम इंपोर्ट का क्या होता है कि हम पर्टिकुलर मॉड्यूल में से हम सिर्फ कुछ ही जो फंक्शन है ना उन्हीं को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। तो इसका ऐसा ही सिंटैक्स होता है, चेंज हो गया तो एरर आ जाएगा। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट हमें सिर्फ 2 चाहिए अभी इस वक्त, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। तो हमने वो दोनों को एक्सेस करना है, तो आप ऐसे एक्सेस कर पाओगे एक वैल्यू के लिए, ठीक है। SQR के अंदर मैंने स्टोर करा है लेकिन वो फंक्शन नेम क्या है, SQRT। तो यहाँ पर आपको जो है मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मॉड्यूल नेम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फंक्शन नेम लिख के आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये फॉर अ शॉर्टकट यूज हो जाता है। तो ये सेकंड टाइप है। उसके बाद है यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट एज। तो फ्रॉम इंपोर्ट एज में क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि SQRT ये एक पहले से ही डिफाइन है ना, लेकिन अगर हमें उसको स्क्वायर रूट ऐसे करके चाहिए ना, तो पहले हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। अब जो SQRT है उसको हम लेंगे एज स्क्वायर रूट। तो आगे जो है आप कभी भी इसी मॉड्यूल के अंदर अगर आप कहीं भी SQRT लिखोगे तो आपको एरर आएगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो ही वर्ड लिखना पड़ेगा जो आपने डिफाइन किया, दैट इज स्क्वायर रूट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 125, SQR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एंड ब्रैकेट में n आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने पास किया है वो नंबर 125 एज सच हियर यहाँ पर, और प्रिंट में आपको XQR जो भी आपका वेरिएबल है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये 3 होते हैं टाइप्स जो कि हम एज सच मॉड्यूल को कैसे कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यूजिंग मॉड्यूल, यूजिंग इंपोर्ट, यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट एंड यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट एज। तो ये 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक डॉक स्ट्रिंग जिसमें हमको एक शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड होता है। तो डॉक स्ट्रिंग यानी कि डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, पाइथन डॉक स्ट्रिंग्स ये सेम एज अ कमेंट है, ठीक है। फंक्शंस में हम कमेंट कैसे करते हैं वो है। तो पाइथन डॉक स्ट्रिंग्स आर स्ट्रिंग लिटरल्स दैट अपीयर आफ्टर द फंक्शन हेडर इन फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो फंक्शन हेडर में ये फंक्शन हेडर के बाद हम लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। तो फंक्शन हेडर क्या होता है, हमारी फर्स्ट लाइन, उसके बाद हमें जो है ये लिखना होता है अपने फंक्शन डेफिनेशन में। डॉक स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू डॉक्यूमेंट आर कोड, यानी कि डॉक्यूमेंट आर कोड, हम उसके अंदर कोई भी कमेंट आउट कर पाते हैं। आर डिनोटेड बाय ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स, ठीक है। तो हमें या तो ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज करने हैं या फिर ट्रिपल डबल कोट्स यूज करने हैं डॉक स्ट्रिंग्स लिखने के लिए। एंड जब हमें उनको एक्सेस करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो, वी कैन एक्सेस दीज डॉक स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग डबल अंडरस्कोर डॉक फिर डबल अंडरस्कोर। तो ये वाला एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना अगर हमें वो डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन हेडर के बाद, फंक्शन हेडर के बाद ये यूज होता है फंक्शन डेफिनेशन में। तो जैसे कि मैंने अभी फंक्शन हेडर लिखा है डेफ एड एंड AB, तो यहाँ पर दिस फंक्शन परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये एज अ कॉमेंट मैंने दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, जिसको मैंने 3 सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, या फिर आप 3 डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एज यूजुअल जो भी हमारा फंक्शन बॉडी है वो लिखी, एंड उसके बाद देखो जैसे मैंने फंक्शन प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट में मैंने
एंड फिर एट्रीब्यूट अपना जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये लिख दिया। तो ये डॉट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड देन हम ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसा मिलेगा, देखो ऐसा, यानी कि पहले वो जो कमेंट है ना वो डिस्प्ले होगा, उसके बाद जो हमारा मतलब प्रिंट करके जो भी वैल्यू आई है वो डिस्प्ले होगी। तो ये सर्च फॉर कोड को अच्छा बनाने के लिए एंड कमेंट करने के लिए यूज होता है डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट था इस यूनिट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये यूनिट। तो चलिए, तो बस यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम हमारी वीडियो को, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो यूनिट 3 के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है, एक तो फंक्शन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोड रीयूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर फंक्शन के जो टाइप्स है हमने पढ़े, यूजर डिफाइन, फिर इनबिल्ट फंक्शंस एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन के पार्ट्स मैंने आपको बताया, फंक्शन डेफिनेशन, फिर फंक्शन कॉल करना, ठीक है, विद रिटर्न विदाउट रिटर्न, ये सब चीजें, तो ये एज अ शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आर्ग्यूमेंट्स करवाए थे, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आपको बताए, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, फिर वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ये अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आपको नोट्स में, मतलब शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्कोप एंड लाइफ टाइम बताया था, वो तो मतलब आप एज अ डेफिनेशन रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर डिफरेंशिएशन आ सकता है या फिर नोट्स भी आ सकते हैं। उसके बाद आपको लैम्डा फंक्शन, ये आना कंपलसरी है, कोई ना कोई आपको फंक्शन जो है लैम्डा फंक्शन में लिखना होगा। और उसके बाद जैसे मॉड्यूल का मैंने आपको बताया, तो मॉड्यूल भी आपको जैसे फंक्शन के ऊपर नोट आ सकता है वैसे मॉड्यूल्स पे आ सकता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप बस एक बार रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा। एंड मैंने जितने आपको फंक्शंस दिए आप एक बार उनको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले आपने वो कोड्स करे ही हुए हैं तो आपको ईजी जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स जो है यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ कुछ अगर थेरेटिकल पार्ट और अगर आपको मिलता है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज ये जो है ये कंप्लीट वन शॉट आपको पूरे मार्क्स गेन करने में कंप्लीट हेल्प करेगा यूनिट 3 में, ठीक है। तो बस आप इतना ही फोकस करिए, इसके ज्यादा कुछ मत करिए, अदरवाइज यहाँ पर हो जाता है हमारा यूनिट कंप्लीट, ठीक है। तो बस आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। प्लीज़ थोड़ा, अगर भी थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे बीई, एसएमई और इंजीनियरिंग फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस जो एनसेम के लिए था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका भी पेपर थे वो सबके बहुत अच्छे गए, कोई कोई तो 1-2 दिन पहले ही देख के गए थे, एंड दे हैव स्कोर्ड 60+, बिलीव मी 70 में से 60+, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, एंड वो भी एंड मौके पर पढ़ के तो बहुत ही ज़्यादा। तो बस आप रेफर कर सकते हैं, एंड जो भी और एक्स्ट्रा आपको चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो सब चीज़ें लाने की कोशिश करूँगी। तो टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप studying. Bye.